किताब रखी थी एम शर्मा की मेरी वहाँ में एनसीईआरटी लाया क्यों हिंदी मीडियम में लाया दिवादो लाया तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा सेल। तो जैसे कि पहला टॉपिक आ रहा है आपका वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन तो वैद्युत अपघट्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनित हो जाता है, धनायन या ऋणायन में। तो जब वैद्युत अपघट्ट एक प्रकार का पदार्थ है जो जल में आयनित होने का गुण रखता है। तो ये कोई पदार्थ है और पदार्थ को के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो पदार्थ धनायन व ऋणायन में टूट जाता है।
यह घटना क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब देखो, वैद्युत अपघटन की घटना में जो वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से किया जाता है? दो तार या छड़ या रॉड या प्लेट, इसके माध्यम से किया जाता है। तो वैद्युत धारा का प्रवाह दो तार के माध्यम से किया जाता है ना। एक तार आपका कैथोड कहलाता है और एक तार आपका एनोड। इन दोनों में वैसे कोई विशेष अंतर टाइप का नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास एक पात्र है और उसमें आपने वैद्युत अपघट्य पदार्थ जल में घोल दिया है और दो तार आपने लगाया और इससे विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो ये जो घटना है ये धनायन और ऋणायन में टूटने लगेगा। तो इसमें से एक तार आपका कैथोड है, एक तार एनोड है और ये घटना आपकी वैद्युत अपघटन की है इस समय। तो वैद्युत अपघटन इसी बात को बताता है कि जब किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में तार के माध्यम से क्या कर देते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी, ये इस घटना पर निर्भर करने वाली है। पहली चीज इस पे यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि इसमें जो धनावेशित या ऋणावेशित पदार्थ है, जैसे AB वैद्युत अपघट है, तो ये आपका A+ और B- में टूटेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन का लेन देन भी होगा। तो वैद्युत अपघट्य A+ और B- में टूटेगा। अब इन्हीं दो तारों पर एक में पॉजिटिव वाला जाएगा, एक में नेगेटिव वाला जाएगा और वो किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया देते हैं, इसी बात को हमको समझना है। वैद्युत अपघट्य की जो घटना है, वैद्युत अपघटन की जो घटना है, अपघटन, यह दो अलग अलग पात्र में भी कर सकते हैं। दो अलग अलग पात्र में भी कर सकते हैं, अलग अलग वैद्युत अपघट्य का प्रयोग करके कर सकते हैं। देखो, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन में अंतर है। वैद्युत अपघट्य एक पदार्थ है, तो अलग अलग वैद्युत अपघट्य की सहायता से भी कर सकते हैं, अलग अलग पात्र में। लेकर किया जा सकता है। तो वैद्युत अपघटन जो है दो अलग अलग पात्रों में दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य लेकर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो पात्र दो, इसकी जो घटना है वो क्या है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन जो घटना है वो क्या है, वैद्युत अपघटन।
और जो आपका विलयन है, या विलयन नहीं, जो पदार्थ है वो है वैद्युत अपघट्य। और आपका जो क्या है पात्र है वो है सेल। दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य। उसी धातु का, उसी वैद्युत अपघट्य के धातु का क्षण। अब यहां से दो, अब तक हमने पढ़ा कि अलग अलग पात्र में अलग अलग वैद्युत अपघट्य जो लिए हैं, उसी वैद्युत अपघट्य के उसी धातु को उसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो वहां से विभवांतर स्थापित होता है, विभव स्थापित होता है, दूसरे रूप में करंट मिलता है, कुछ धारा मिलती है, कुछ वोल्ट मिलता है। और वही हाल दूसरे में भी है। तो दो बातें हमको समझ में आ रही, एक तो मैं वैद्युत अपघटन करा रहा हूं, तो मैं वैद्युत अपघटन करा रहा हूं, इसका मतलब मैं धारा प्रवाहित करूंगा बाहर से अंदर की तरफ। मैं धारा का प्रवाह बाहर से अंदर की तरफ कर रहा हूं। दो तरीके से कर रहा हूं, एक ही विलयन में दोनों तार को डुबो के, अलग अलग विलयन में अलग अलग वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दो तारों, दो चीजों को। तो मैं तार का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं छड़, रॉड या फिर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आ रही। एक, जब मैं धारा प्रवाहित करता हूँ तो मेरे धारा देने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मैं धारा दे रहा हूं तो वो धनायन या ऋणायन में टूट रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा, वो पहले वाली अवधारणा कि जब हम वैद्युत अपघट्य करा रहे हैं, वैद्युत अपघटन पदार्थ में के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबो रहे हैं, तो विभवांतर स्थापित हो रहा है, मतलब रिएक्ट हो रहा है। या तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड का काम करेगा और रिडक्शन हुआ तो कैथोड का, जो कि दो अलग अलग पात्र, दोनों अलग पात्रों को मैं किसी एक युक्ति से जोड़ने वाला हूं। किसी एक युक्ति से जोड़ने वाला। तो अब मेरा जो रिएक्शन हो रहा है, देखो वो इस तरीके से हो रहा है, रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी और उसके उपरांत धारा उत्पन्न होगी। वो धारा की रीडिंग ईएमएफ में जाएगी। दूसरा कंडीशन आ रहा कि रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या उत्पन्न होगा, धारा। धारा, यहां पे दो चीज मैंने बताया। पहला, धारा से रासायनिक अभिक्रिया होगी, धारा हम प्रवाहित करेंगे, परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, परिणाम स्वरूप धारा उत्पन्न होगा। तो यानी कि जो सेल है हमारा, वो इस प्रकार की युक्ति है जो धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया दिखाती है या फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप धारा उत्पन्न करती है। और धारा का आशय मेरा क्या है, धारा से रासायनिक अभिक्रिया, घटना तो धारा की भी है और रासायनिक अभिक्रिया से धारा। धारा क्या है, धारा एक घटना है, परिणाम है, रिजल्ट है, जिसकी सहायता से हम कुछ काम करते हैं, कुछ चीज चला देते हैं।
तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक कैपेसिटी भी होगी, कार्य करने की, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। मतलब धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, और किस ऊर्जा में आती है ये? वैद्युत ऊर्जा। तो धारा हमारी क्या है? वैद्युत ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वैद्युत अपघट्य दो आयनों में टूटेगा, धनायन में ऋणायन में कार्य हो रहा है, उसकी अपनी टूटने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, यानी ये भी एक ऊर्जा है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो वह युक्ति जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, या फिर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो। इस घटना को, इन दोनों घटनाओं का जो परिणाम है वो क्या है? वो है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करें, वो वही है क्या? तीन घटनाएं समझ में आ रही हैं। एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, दूसरी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, और तीसरी युक्ति दोनों को कन्वर्ट कर रही है। तो वो हमारी है सेल। सेल की परिभाषा वह युक्ति जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, सेल कहलाती है। यानी सेल यहाँ पे दो प्रकार का होने वाला है, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज और जो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा चेंज। तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कराने की घटना, वैद्युत ऊर्जा को मतलब बाहर से धारा प्रवाहित करना है, अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? रिएक्शन होगा, वैद्युत अपघट्य दो भागों में टूटेगा, धनायन या ऋणायन में। फिर से समझना, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का आशय क्या हो रहा है? वैद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, वैद्युत अपघटन कराया जा रहा है। अभी हमने देखा वैद्युत अपघटन क्या है कि बाहर से धारा प्रवाहित करिए और वैद्युत अपघट्य दो आयनों में टूट जाए, धनायन तथा ऋणायन में टूट जाए। तो यानी कि बाहर से धारा प्रवाहित करेंगे, उस घटना को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा, और रिएक्शन हो रहा है उस घटना को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने वाली जो युक्ति है, जो सेल है, वो वैद्युत अपघटनी सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल है। तो दो प्रकार का सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? वैद्युत ऊर्जा, धारा प्रवाह उत्पन्न होगा। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? वैद्युत रासायनिक सेल। यानी कि सेल कितने प्रकार के हैं? अगली हेडिंग आएगी सेल के प्रकार। सेल दो प्रकार के हैं, वैद्युत अपघटनी सेल
और वैद्युत रासायनिक सेल। क्या आप बता सकते हैं राहुल, वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा से, और वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है। ठीक है, दो प्रकार का है ना। इसका मतलब इसकी डिफिनीशन के साथ साथ इसके एग्जाम्पल के साथ साथ आप इन दोनों का अंतर भी लिखेंगे। वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो वैद्युत अपघटनीय सेल, पहला तो ऊर्जा का परिवर्तन वाला डिफिनेशन दे दीजिए, क्या है? वैद्युत ऊर्जा को का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो मतलब साफ सिंपल सिंपल बताया, बहुत विशेष नहीं बताया। नंबर 2 ये कह रहा है कि इसी बात को दूसरे शब्दों में बता दीजिए कि धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी इसको क्या बता सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया कराने पर धारा उत्पन्न होती है। आप वैद्युत धारा लिख सकते हैं। ठीक, इसका एक और तरीके से आप कह सकते हो, अभिक्रिया एक ही पात्र में कराई जा सकती है। एक ही पात्र में कराई जा सकती है। अगर आपको धारा प्रवाहित करना है, वैद्युत अपघटन कराना है, तो एक ही वैद्युत अपघट्य लीजिए, एक ही, दूसरा अलग अलग पात्र में कराई जाती है। क्या क्या बोल रहे? अलग अलग पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, नंबर 4 आप क्या बता सकते हैं? आयन कहाँ मुक्त होगा? हाँ,
तो आयन कहाँ होगा? सर इलेक्ट्रोड दोनों पर, कैथोड और एनोड। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी अलग अलग पात्र में, तो एनोड पर तो जाके धातु जमेगा, और जबकि कैथोड पर गलेगा, यानी आयन मुक्त होगा। क्या होगा? आयन मुक्त होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एनोड पर मुक्त होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड, एनोड टू कैथोड होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना। हाँ 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 हाँ, सर आप नहीं, हाँ हाँ नहीं। इसलिए आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर कहाँ मुक्त होंगे? वैद्युत अपघटनी सेल में। आप धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत अपघटन दोनों पर जो है क्या होगा? अब सुनो, दोनों इलेक्ट्रोड जब विलयन में जहाँ जहाँ डूबे होंगे तो वहीं पे वैद्युत अपघट टूटना शुरू करेंगे। ये नहीं कि उससे दूर बैठे किसी कोने पर वैद्युत अपघट है वो टूटेगा, जो जो उसके संपर्क में जाएगा वो टूटेगा। कभी याद होगा कक्षा 11 में एक बात हमने बताई होगी कि एक है NaCl, ये एक्वस है, NaCl सॉलिड है, और Na+ और Cl- है। इसका मतलब बताइए, इन तीनों में क्या आंसर है? सॉलिड वर्जन है, बाहर है ना? पानी में घोल दिया लेकिन आयनित नहीं हुआ है। पानी में घोल दिया है, NaCl जल में घुल गया है लेकिन आयनित नहीं हुआ है। Na+ Cl- में अभी टूटा नहीं है जब तक वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो तार का जो कोना गया हुआ है, तो यहाँ पे जब जब कोई NaCl टकराएगा वही Na+ और Cl- में टूटेगा। समझे? यहाँ पे भी टूटेगा, यहाँ पे भी टूटेगा, आयन दोनों जगह मुक्त होंगे। आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? सोचो, आयन है, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो आयन कैथोड पर मुक्त होंगे। आयन केवल कैथोड पर मुक्त होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। दोनों इलेक्ट्रोड से कहाँ होता है? बिलियन की ओर। किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, तो वैसे धारा का प्रवाह होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैंने कहा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन कहा क्या? चलो इलेक्ट्रॉन समझिए। यहाँ एनोड से कैथोड की ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इसमें क्या होता है?
दोनों इलेक्ट्रोड से बिलियन क्यूब, ठीक। और धारा का प्रवाह भी कहां से होता है? दोनों इलेक्ट्रोड से बिलियन ये आपका जो है उल्टा बोल दिया मैंने, बिलियन से बिलियन की ओर। अब जैसे NaCl है, जब वो आयनित होगा तो Na का इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और Cl के पास चला जाएगा और वो Na को Na प्लस कर देगा और Cl को Cl। तो इलेक्ट्रॉन का धनायन से ऋणायन की ओर होगा, बिलियन में बिलियन की ओर होगा। जबकि एनोड में क्या होगा, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, एनोड से कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर। धारा का प्रवाह कहाँ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। इसका प्रवाह, जबकि यहाँ कहाँ होगा धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रोड से बिलियन की ओर। कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड से बिलियन। अगला वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड नेगेटिव होगा। आठवां कैथोड कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल। मुझे लग रहा है मैं उल्टा बता दिया था। वैद्युत रासायनिक सेल अब ये याद रखेंगे, इसको इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी और कोई अंतर नहीं। एक अंतर और दिया गया है इसके अंदर, यदि अक्रिय इलेक्ट्रोड प्रयोग किए हो तो समय के साथ वैद्युत अपघटन की सांद्रता घटती जाती है। तो ये तो ठीक है। अब आते हैं सेल के उदाहरण पर। वैद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण वैद्युत अपघटनी सेल के रूप में ही है, लेकिन जो रासायनिक सेल है उसका एक उदाहरण मिलेगा आपको, गैल्वोनी सेल और डेनियल सेल। तो गैल्वोनी सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है, इसके बारे में तो हम जैसे आज अगर शुरू करेंगे तो खत्म है, एक क्लास में इन दोनों को खत्म करेंगे। इसके अतिरिक्त इसको तो समझ लीजिए समझेंगे, कुछ समय बचा हुआ है तो और कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं। जैसे सेल के अन्य प्रकार, ये सब आप बचपन से जानते हैं। सेल और भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। सेल की स्पेलिंग SHELL वाला हूँ, क्या बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल वह सेल
जिसको एक बार उपयोग किया जा सकता हो तो दोबारा चार्ज करके पुनः उपयोग में ना लाया जा सके। यानी एक बात समझना, ये किसका उदाहरण है? रासायनिक सेल का उदाहरण, वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण। क्यों? सेल बनाया गया, उसके अंदर कुछ मटेरियल भरे गए हैं, ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब तक उसको कैथोड और एनोड का संपर्क न मिले तब तक वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी पहली बार। इसलिए कभी आप सेल रखते होंगे तो अपने आप नहीं खत्म होता होगा। दुकानदार पैकेट में करके कई महीनों तक सेल रखे रहता है, आप जाते हैं तो लेते हैं, जब तक उसको घड़ी में नहीं लगाइएगा तब तक सेल खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो प्योर है या रखे रखे खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, लेकिन खत्म होने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत धीमी होगी, बहुत स्लो होगी, बहुत मंद होगी। जैसे ही आप उसको प्लस माइनस देते हैं घड़ी में तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया एक्टिवेट हो जाता है ना। तो हमारा जो है वो रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक ऊर्जा जो कि उसके अंदर भरा गया है, जब तक वो सांद्रता मेंटेन है तब तक वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता रहेगा। यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता रहेगा। और जब रासायनिक सांद्रता पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, बैटरी डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और उसको पुनः चार्ज करके अगर यूज में ना लाया जा सके तो ऐसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल भी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान देना, जब तक उसके अंदर रासायनिक सांद्रताएं मेंटेन है तब तक वो वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर एक ऐसा युक्त, ऐसा डिजाइन किया गया होता है कि वो वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भी चेंज करने लगता है। मान लो आप मार्केट से नई नई मोबाइल खरीद के लाए हो तो आप उसको चला रहे हो, तो अभी जब तक चला रहे हो तब तक रासायनिक ऊर्जा से किस में चेंज हो रहा है? वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। आपका बैटरी टू 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 करके डेड हो गया, आपने चार्जर लिया, चार्जर जैसे ही कनेक्ट किया तुरंत ये वाला चेंज हो जाएगा इसमें। अब बाहर से जो करंट दे रहे हो उसके अंदर, अब उसको क्या कर रहा है? वैद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट कर रहा है? यानी रासायनिक सांद्रता फिर उत्पन्न कर रहा है। और जब रासायनिक सांद्रता फुल हो जाएगी, बैटरी 100% फुल, निकाल लीजिए, फिर चलाइए, फिर खत्म करिए, फिर चार्ज करिए, फिर खत्म करिए, फिर चार्ज करिए। इसकी भी अपने कुछ मानक है, कैपेसिटी है। जैसे कभी अगर आपको बहुत अच्छा चार्ज करना हो तो कहते हैं कि 80-90% से ज़्यादा चार्ज मत करिए मोबाइल, 100% मत होने दीजिए और 100% डेड मत होने दीजिए, तो आपके मोबाइल की जो बैटरी लाइफ है वो लंबी चलेगी। मान लो 90% हो गया, अब कभी मत चार्ज करिए, उसको तुरंत निकाल लीजिए। और 10-20% हो गया, उसके नीचे मत जाने दीजिए। और दोनों प्रक्रिया एक साथ मत करिए। माना कई लोग होते हैं मोबाइल ही चार्ज करते रहेंगे और चलाते भी रहेंगे, माने वो सिस्टम खुद कंफ्यूज है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करूं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा करूं। तो चार्ज करिए तो सिर्फ चार्ज ही करिए और डिस्चार्ज करिए तो सिर्फ डिस्चार्ज ही करिए, 100% मत डिस्चार्ज करिए और 100% चार्ज मत करिए, तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो ऐसे जो सेल होते हैं जिनमें दोनों प्रकार की युक्तियां सम्मिलित होती हैं वो द्वितीयक सेल होता है। आपसे सवाल पूछा गया, द्वितीयक सेल की युक्ति में कौन से सेल का जिक्र किया जाता है? ऑप्शन है
वैद्युत रासायनिक सेल, ऑप्शन बी वैद्युत अपघटनी सेल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन सी पर टिक लगाएं, दोनों, वो युक्ति दोनों से बने। आपसे पूछा गया प्राथमिक सेल में कौन सी युक्ति का जिक्र किया गया है? वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? केवल वैद्युत रासायनिक सेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीजें हैं। इसके साथ और भी सेल है। अब देखो ये जो सेल का उदाहरण है, इसमें एक सेल आता है शुष्क सेल। कौन सा सेल? शुष्क सेल। अब ये शुष्क सेल क्या है? तो घड़ी की बैटरी एवर रेडी 5 रुपए की आती है ना? 7 की आती है? 8 रुपए की आती है। हम लोग के टाइम पे 3 रुपया 5 रुपए की आती थी। तो शुष्क सेल और उसकी क्रियाविधि समझना है। उसका क्या डिजाइन है, कौन कैथोड है, कौन एनोड है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसी युक्ति है। और द्वितीयक सेल का उदाहरण है लेड एसीटेट सेल। इसको हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। क्या कहते हैं? सीसा संचायक। ये सीसा संचायक सेल क्या है? इन्वर्टर बैटरी। आपके घरों में जो इन्वर्टर लगता है उसकी बैटरी, इन्वर्टर नहीं बैटरी। इन्वर्टर तो युक्ति है, हाँ बैटरा। इन्वर्टर तो युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का सहायक होती है ना? तो वो जो बैटरी है वो किस प्रकार से बनी होती है, कैसे बनी होती है, उसके भी सचित्र वर्णन को एग्जाम में पूछता है, तो उसको भी करना है। फिर एक सेल और आता है लास्ट में, ईंधन सेल। ईंधन सेल, तो ईंधन सेल आप जान ही रहे हैं कि ईंधन की सहायता से हम लोग जो है कुछ डिजाइन करेंगे जिसमें ईंधन ऊर्जा से जो है वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। दूसरा जो है रॉकेट वगैरह में इन सब सेलों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में भी वो समझा जाएगा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करिए। कल की क्लास में केवल सेल और सेल पर चर्चाएं चलेंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल टेक केयर ऑफ।